प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र बघेले और मेरे सहयोगी विनय वरकड़े सर नित्य एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज ये वीडियो लेकर के आए हैं ऐसे विद्यार्थी जो पीएटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पीएटी की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए कम समय में हम कैसे अच्छा स्कोर करें, इसके लिए जो है एक संभावित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला लेकर आए हैं। इसके तो पीएटी संबंधित कुछ विशेष जानकारी जो है आपको हमारे विनय सर जो है कुछ मार्गदर्शन देंगे। तो सर, सभी बच्चे जानते हैं कि पीएटी के लिए समय बहुत कम है, तो इसलिए हम सबसे सिलेक्टिव क्वेश्चन या संभावित प्रश्नों को ही हल करेंगे जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पीएटी की अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। पीएटी के पेपर के लिए हमारे बघेले सर आपको संभावित क्वेश्चनों के प्रश्न हल करवाएंगे। थैंक यू सर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है। गेहूं मतलब वीट का ओरिजिन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो उत्पत्ति स्थान अलग अलग फसलों का जो है अलग अलग है। तो हम देखते हैं ऑप्शन की ओर। दक्षिण पश्चिमी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तीसरा ऑप्शन ब्राजील और चौथा ऑप्शन है चीन, चाइना। तो हम देखेंगे सोयाबीन की जो फसल है उसका मूल स्थान है चीन। फिर हम ब्राजील देखेंगे तो ब्राजील जो है तो मूंगफली का मूल स्थान है। और दक्षिण पूर्वी एशिया चावल मतलब राइस का मूल स्थान है। और दक्षिण पश्चिमी एशिया गेहूं का मूल स्थान है। तो हमारा जो आंसर सही होगा दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो हम गेहूं के बारे में प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे कि गेहूं जो है, गेहूं रबी की मुख्य फसल है। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम क्रोमोसोम। तो हमारा अगला प्रश्न है खैरा रोग। तो खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो हम सबसे पहले देखिए खैरा रोग जो है किस फसल का रोग है। तो हम देखते हैं कि खैरा रोग जो है धान की फसल का प्रमुख रोग है। इस रोग को जो है सर्वप्रथम पंतनगर में डॉक्टर वाई.एल. नेने द्वारा देखा गया था 1966 में। इसमें हम देखते हैं कि यह प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है कि धान का प्रमुख रोग कौन सा है, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये प्रश्न जो है विभिन्न बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि जो खैरा रोग है ये जिंक पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद देखते हैं मॉलिब्डेनम जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से फूल गोभी में विप्टेल नामक बीमारी होती है। इसके बाद देखते हैं नत्रजन जो है यह वृक्क पोषक तत्व है। इसकी कमी से जो है फसलों की निचली पत्तियों में अर्थात पुरानी पत्तियों में देखा जाता है। यदि हम धान में देखेंगे तो धान की फसल में निचली पत्तियां जो है पीली होकर के वी शेप में जो है सूखने लगती है। उसके बाद देखते हैं बोरान की कमी से, यदि हम देखेंगे यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरान की कमी से जो है फलों का फटना, जो फल में जो फटने की जो समस्या आती है ये बोरान पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसमें देखेंगे कि खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है। हम देखेंगे अरहर
अरहर को रेड ग्राम या पिजन पी भी कहते हैं। अरहर को रेड ग्राम या पिजन पी कहते हैं। हम देखते हैं केजेनस खजान, यही जो है हमारा ऑप्शन है, केजेनस खजान अरहर का वैज्ञानिक नाम है। साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम की यदि हम बात करेंगे तो यह चने का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद हम देखते हैं ग्लाइसिन मैक्स, यह सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद देखते हैं विग्ना रेडिएटा, यह मूंग या ग्रीन ग्राम फसल का वैज्ञानिक नाम है। ये चारों फसलें जो है लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पूसा नन्हा, पूसा नन्हा यह किसकी वेराइटी है? पूसा नन्हा जो है यह पपीता की प्रसिद्ध वेराइटी है। यह किचन गार्डन के लिए सर्वोत्तम वेराइटी मानी जाती है, क्योंकि यह कम हाइट वाली होती है और हाई डेंसिटी प्लांट अधिक सघनता वाले पौधे लगाने के लिए भी जो है यह वेराइटी सर्व अच्छी मानी जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? किसान खाद या इसको सोना खाद भी कहते हैं। किसान खाद या सोना खाद भी कहते हैं, या इस उर्वरक को उदासीन उर्वरक भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जो है यह पोटासधारी उर्वरक है, जिसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है तथा 45% जो है पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद अमोनियम सल्फेट या अमोनिकल उर्वरक है, इसमें जो है 21% नाइट्रोजन पाया जाता है तथा सल्फर की मात्रा जो है 24% होती है। यूरिया जो है पौधे इसको एमाइड फॉर्म में लेते हैं। यूरिया जो है सबसे अधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। इसमें 46% जो है नाइट्रोजन होता है। हम बात करें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यह जो है किसान खाद, सोना खाद या उदासीन उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। यह उर्वरक जो है मृदा की भौतिक दशा को खराब होने से बचाता है, ना तो मृदा को अम्लीय करता है ना क्षारीय करता है, उसको उदासीन बनाए रखते हैं। इसीलिए इसको जो है किसान खाद या उदासीन उर्वरक या सोना खाद के नाम से जाना जाता है। हमारा सही ऑप्शन होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की, किस फसल को अनाजों की रानी कहते हैं? हम देखेंगे क्वीन ऑफ ग्रेन्स, अनाजों की रानी, तो हम देखते हैं मक्का को कहते हैं, है ना। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम है जियामेज, ग्रेमिनी कुल का पौधा है, इसको अनाजों की रानी कहते हैं। फिर हम देखते हैं गेहूं मतलब वीट जो है ट्रिटिकम एस्टिमम इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको अनाजों का राजा कहते हैं, अनाजों का राजा कहते हैं। मटर को दालों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ पल्सेस, पी मतलब पाइजम सटाइम इसका वैज्ञानिक नाम है। ज्वार सोरघम बाइकोलर, इसको जो है केमल क्रॉप भी कहते हैं, इसको केमल क्रॉप भी कहते हैं। मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा अनाजों की रानी कौन है? तो मक्का। इसके बाद हम आते हैं साहिवाल नस्ल की गाय का मूल स्थान क्या है? तो हम देखते हैं साहिवाल नस्ल की जो गाय है यह दुधारू नस्ल है, यह भारतीय दुधारू नस्ल गाय है, इसका दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो हम इसमें देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ये जो है लाल सिंधी यह भी दुधारू नस्ल की गाय है, इसका मूल स्थान है। साहिवाल नस्ल का मोंटगोमरी पाकिस्तान है। हम देखेंगे कर्नाटक का बीदर जिला, यह जो है गाय की दुधारू नस्ल होती है, देवनी नस्ल का मूल स्थान है। फिर देखेंगे गिर गुजरात जो है गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान है। तुम्हारा अगला प्रश्न है दूध की रानी क्वीन ऑफ मिल्क किस बकरी को कहा जाता है?
तो हम देखते हैं संसार में या विश्व में या वर्ल्ड में दूध की रानी के नाम से जो है प्रसिद्ध बकरी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो हम देखते हैं अंगोरा नस्ल की बकरी से जो है मोहेयर प्राप्त होता है। क्या होता है? मोहेयर प्राप्त होता है। सानेन बकरी है ना। फिर देखते हैं कश्मीरी बकरी से जो है पश्मीना प्राप्त होती है, ठीक। और जमुनापारी बकरी जो है इसको गरीब की गाय तथा यह बकरी जो दुधारू तथा दुकाजी दोनों नस्ल है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा प्यारे विद्यार्थियों सानेन। इसको जो है दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फूल गोभी का खाए जाने या खाने योग्य भाग को क्या कहेंगे या कौन सा है? तो हम देखते हैं कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग की हम यदि बात करेंगे जैसे रूपांतरित तना, यदि हम देखेंगे रूपांतरित तना जो आलू का जो खाए जाने वाला जो भाग है उसको रूपांतरित तना कहते हैं, इसका आलू का, ठीक। यदि हम देखेंगे बालुस्टा जो है अनार का जो खाए जाने वाला जो भाग है वो बालुस्टा होता है। हेड जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग है। कर्ड जो है ये फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग है, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कर्ड, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस की कौन सी नस्ल है? तो हम देखते हैं कि किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो हम देखते हैं भदावरी नस्ल। इस नस्ल का जो रंग है तांबे कलर का होता है तथा इस भैंस के दूध में जो है वसा की मात्रा होती है लगभग 13% होती है, ठीक। हम देखेंगे सुरती भैंस के बारे में। इस भैंस के इस नस्ल के जो पशु है उसके सींग जो है हसियानुमा आकार के होते हैं। मुर्रा भैंस जो है अपने भारत में जो है दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल है। जाफराबादी भैंस जिसका शरीर जो है भारी भरकम तथा सींग टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है भदावरी। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोला उपनाम से किस गाय को जाना जाता है? यदि हम देखेंगे लोला जिसका शरीर क्या हो, ढीला ढाला भारी भरकम हो, तो ये कौन सी नस्ल है? तो हम देखते हैं पहले थारपारकर को जो है सफेद सिंधी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सफेद सिंधी कहते हैं, ठीक। गिर नस्ल जो है गाय की दुधारू नस्ल है जिसका मूल स्थान गिर है, गिर गुजरात है। कांकरेज इसको सवाई चाल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक, सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। साहिवाल नस्ल जिसको लोला उपनाम के नाम से जाना जाता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की बकरी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो हम देखेंगे जमुनापारी। जो जमुनापारी नस्ल है इसको गरीब की गाय भी कहा जाता है। इसका जो है शरीर भारी भरकम होता है, या दुधारू तथा दुकाजी दोनों नस्ल है। हम देखेंगे बर्बरी बकरी को शहरी बकरी भी कहते हैं, ठीक। कश्मीरी बकरी से जो है पश्मीना प्राप्त होती है। अंगोरा से जो है मोहेयर प्राप्त होती, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन है जमुनापारी। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भेड़ की किस नस्ल को मेरिनो, भारत की मेरिनो कहा जाता है? हम देखेंगे मेरिनो का मतलब क्या है। एक भेड़ की नस्ल है विश्व प्रसिद्ध ऊन के लिए, विश्व में बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है मेरिनो भेड़ जिसका मूल स्थान है स्पेन, ठीक। तो हम देखेंगे कि भारत की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका ऊन बहुत बारीक तथा महीन होता है? तो हम देखेंगे चोकला नस्ल जो है यह भारत के मेरिनो कहा जाता है इसको। हिसारडेल यह भेड़ की एक संकर नस्ल है, इकलौती संकर नस्ल है जिसका क्रॉस बीकानेरी मादा का क्रॉस कराया गया है मेरिनो भेड़ नर से, ठीक। लोही जो है यह लंबे कान के लिए जो है प्रसिद्ध नस्ल है। बीकानेरी भेड़ इसका जो है कालीन विश्व प्रसिद्ध है, ये बीकानेरी भेड़ से प्राप्त होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है चोकला, ठीक। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हम देखेंगे हरित क्रांति की शुरुआत हमारे देश में 1965-66 में हुई है, ठीक। हरित क्रांति जो शब्द है किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। हम देखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। यदि अगर विश्व की बात आती है, किसकी आती है? विश्व की बात आती है
तो विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ईस्टर्न बोरलांग अर्थात डॉक्टर एनी बोरलांग। हम देखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये जो है श्वेत क्रांति तथा ऑपरेशन फ्लड के पिता कहलाते हैं। डॉक्टर बीपी पॉल को फादर ऑफ रोज कहते हैं, इन्होंने गुलाब की विभिन्न वेराइटियां विकसित की है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा MS स्वामीनाथन। ठीक, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन की दर को मापने के लिए, है ना, किसका उपयोग करते हैं? तो हम देखेंगे पोरोमीटर। पोरोमीटर जो है स्टोमेटा रंध्र अवकाश स्टोमेटा की दर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बेरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग जो है हम इसमें करते हैं पौधे की हाइट तथा ग्रोथ मापने के लिए। फोटोमीटर का उपयोग जो है ट्रांसपिरेशन को ज्ञात माप करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है फोटोमीटर। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आम की आम्रपाली जो है किस किस्म का संकर है? तो हम देखते हैं आम का नाम मेंजीफेरा इंडिका है, एनाकार्डिसी परिवार का पौधा है। इसकी विभिन्न जो है हाइब्रिड वेराइटियां है, संकर वेराइटियां हैं। तो हम देखते हैं कि दशहरी और नीलम का जो क्रॉस कराते हैं तो बनती है आम्रपाली। आम्रपाली किस्म विकसित होती है। यदि हम देखेंगे यह जो है हाई डेंसिटी अधिक सघनता के लिए लगाई जाने वाली किस्म है, किचन गार्डन के लिए भी जो है प्रसिद्ध किस्म है। इसको 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक, फिर रत्ना और अल्फांसो का यदि हम क्रॉस कराएंगे तो सिंधु वैरायटी विकसित हुई है। जो सिंधु वैरायटी जो है यह बीज रहित किस्म है, आम की बीज रहित किस्म है। ठीक, फिर नीलम और दशहरी, यदि हम आम्रपाली के जनक को यदि बदल दे तो नीलम और दशहरी के क्रॉस से होता है मल्लिका। ठीक, हम देखेंगे नीलम और अल्फांसो नीलम। तो हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथ विद्यार्थियों, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो हम देखेंगे कि ये जो फल है सभी फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ना। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे बारबडेस चेरी सबसे ज्यादा जो है अधिक विटामिन सी पाया जाता है बारबडेस चेरी में। द्वितीय स्थान पे आता है आंवला, तृतीय स्थान पे आता है अमरूद। ठीक, यदि अगर बारबडेस चेरी नहीं होता तो आंवला को हम टिक करते, यदि दोनों नहीं होते तो अमरूद को टिक करते। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है विटामिन सी का स्रोत कौन है? तो बारबडेस चेरी है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे के लिए उपलब्ध जल को क्या कहते हैं? जो पौधे के लिए आवश्यक जल जो है या पौधा जिस जल को ग्रहण करते हैं उस जल का नाम है केशीय जल, कैपिलरी वाटर। कौन सा है? कैपिलरी वाटर है। तो हमारा ऑप्शन सही है कैपिलरी वाटर। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो हम देखते हैं टिक्का रोग किस फसल का है और किसके कारण होता है? फफूंद के कारण या जीवाणु के कारण या विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण? तो टिक्का रोग यह जो है फफूंद के कारण होता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला नामक फफूंद के कारण होता है। यह रोग मूंगफली का प्रमुख रोग है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केले का वानस्पतिक नाम क्या है? तो हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ। केरी का पपाया, यह पपीता का वैज्ञानिक नाम है। केरी का पपाया किसका नाम है? केरी का पपाया जो है पपीता का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, केरी किसी परिवार का पौधा है। मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, एनाकार्डिसी परिवार का पौधा है। मूसा पेराडिसिका, यही हमारा ऑप्शन सही है, म्यूजेसी परिवार का पौधा है। सीडियम ग्वाजा के बारे में देखते हैं, यह अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, यह लेटेसी परिवार का। प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का सेशन। पशुपालन तथा फसल उत्पादन के कुछ प्रश्न थे, अर्थात AG 2+3 का। अब जो है AG 1 का पोर्शन कवर करने के लिए विनय सर आएंगे। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं कृषि गणित के मुख्य क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नाभिक परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? इसमें परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक सर ने खोज की थी
न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। अगर कब की थी? अगर ऐसा कहा जाए क्वेश्चन तो 1932 में। ठीक है, नील्स बोर के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने दिया था परमाणु संरचना। क्या दिया था इन्होंने? परमाणु संरचना। कब दिया था? 1913 में। कब दिया था? 1913 में। किसने दिया था? नील्स बोर सर ने। अब आए हमारे रदरफोर्ड सर। यही सर है जिन्होंने नाभिक की खोज की थी। किसकी? नाभिक की। कब की थी? तो 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड सर ने नाभिक की खोज की थी। तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना सही होगा। जे थॉमसन सर, जे थॉमसन ने 1897 में काय की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। काय की? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड सर ने। किसने की थी? तो रदरफोर्ड सर ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ठीक है, तो इसका नाइट्रोजन का जो ऋणात्मक तत्व होता है, विद्युतीय ऋणात्मक तत्व होता है, वह होता है 3.04। ठीक है, फ्लोरीन का होता है 3.98। ठीक है, क्लोरीन सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक बंध में। ठीक है, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी ऋणात्मक तत्व होते हैं 3.44। तो सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व कौन सा आ गया अपना? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। संयोजक बंध कौन सा? सह संयोजक बंध। यहां सह लगा है, तो सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है किस बंध में? सह संयोजक बंध में। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल प्रोटॉन साझा किए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रोटॉन की साझेदारी नहीं होती है। किसकी होती है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना सही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हो रहा है साझाकरण। साझाकरण मतलब दो इलेक्ट्रॉन अपने साझेदारी से अपने अष्टक पूरे करते हैं। अपने अष्टक या फिर हम जिसे कहते हैं कक्षक, यह पूर्ण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नष्ट होते हैं, यह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे इलेक्ट्रॉन दान दे देता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस केस में होता है स्थानांतरण। ठीक है, यह स्थानांतरण होता है वैद्युत संयोजकता में। किसमें? वैद्युत संयोजकता में। वैद्युत संयोजकता में। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण। ठीक है, सह संयोजक बंध में क्या आता है? तो इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला घोल क्या कहलाता है? नीला लिटमस पेपर एक प्रकार का क्या है? सूचक है। क्या है? सूचक है। पहला दिया हुआ है अम्ल, दूसरा दिया हुआ है उदासीन घोल, तीसरा दिया हुआ है लवण और चौथा दिया हुआ है क्षार। तो हमारा सही आंसर होगा अम्ल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? अम्ल। क्योंकि नीले लिटमस पेपर को लाल करके जो सूचक प्रदान कर देता है वह होता है अम्ल। अगर लाल रंग प्राप्त हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वह विलयन, ठीक है, वह अम्ल अम्लीय है। ठीक, उदासीनीकरण घोल में किसी प्रकार का रंग नहीं आता है। लवण उदासीन अम्ल और क्षार के जो आपस में मिलकर जो उदासीन तत्व जो बनता है उसे हम कहेंगे, उस विघटन को लवण। उसको क्या कहेंगे? लवण। अब आया यहाँ है क्षार। तो जब हम लाल लिटमस पेपर को, किसको? लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को अगर नीले रंग वाले घोल में अगर डाल देंगे, ठीक है, तो यह रंग देगा नीला।
यह कौन सा रंग देगा? नीला। तो जिससे हम समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन घुमा भी सकता है हमें, तो इसलिए हमें दोनों आधारों पे क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिना भुजा हुआ चूना या फिर सूखा चूना, ठीक है, उसे किसमें मिलाया जा रहा है? पानी में मिलाया जाता है। तो अभिक्रिया कौन सी होती है? केस क्या पूछा है उन्होंने? अभिक्रिया के बारे में। अब है पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन। अपघटन हम मानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो दो या दो से अधिक तत्वों का टूटना क्या कहलाता है? अपघटन। ठीक है, दो से अधिक, ठीक है, ये क्या, इस केस को क्या बोलेंगे हम? अपघटन। अब नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी मतलब यह दो तत्वों में जब बटेगा तो वह वातावरण में क्या देगा? ऊष्मा निकालेगा या फिर ऊर्जा को निकालेगा, निष्कासित कर रहा है, वह ऊष्मा को निकाल रहा है। आपको गर्म, बहुत ज्यादा गर्म या कम गर्म का एहसास अगर हो रहा है तो वह केस है ऊष्माक्षेपी का। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अगर दो तत्व आपस में टूटते हैं, ठीक है, और वो वातावरण से, किससे? वातावरण से एक प्रकार से ऊष्मा को क्या करता है? ग्रहण करता है, उस केस में कहेंगे हम ऊष्माशोषी। प्रकाश रासायनिक, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि प्रकाशीय रासायनिक ऊर्जा किसी भी प्रकार का माध्यम का प्रयोग नहीं करती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऊष्माक्षेपी। क्या आ जाएगा? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोरेट में कितनी मात्रा यूरिया की होती है? बायोरेट में, किसमें? बायोरेट में कितनी मात्रा किसकी पाई जाती है? यूरिया की, जो हानिकारक मानी जाती है। बायोरेट में अगर यूरिया का बायोरेट परीक्षण बोले तो माना जाता है कि इसमें कुछ मात्रा यूरिया में पाई जाती है, लेकिन कितनी अधिक अगर पाई जाती है तो वह यूरिया क्या हो जाता है? हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो हानिकारक होने के लिए ये पहला जो ऑप्शन दिख रहा है 1.5%, अगर इससे अधिक अगर परसेंटेज में अगर ये हमारा बायोरेट अगर की मात्रा मिल जाए तो यूरिया क्या है? हमारी मृदा के लिए क्या कर लेगा? एक तरीके से नुकसान करेगा। क्या करेगा? नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? 1.5%। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा कोलाइड पर कौन सा आवेश होता है? अब इसमें चार्जेस बताना है हमें कि मृदा जब कोलाइड बनता है, मृदा कोलाइड बनता है मतलब मृदा के कण अगर हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं कुछ कण, तो उसे बोल देंगे मृदा कोलाइड। क्या कहेंगे? मृदा कोलाइड। ठीक है, तो उदासीन पहला पॉइंट दिया हुआ है, कोई आवेश नहीं होते इस प्रकार का। अगर हमें पूछा है आवेश तो किसी ना किसी प्रकार का चार्ज उसमें पाया जाएगा। ठीक, तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये तो हमने देखकर ही गलत कर लिया। ठीक है, तीसरा है धनात्मक, जब भी हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, कौन से? हाइड्रोक्सिल आयन या फिर एस्क बनते हैं, तब हम मानेंगे धनात्मक। क्या करेंगे? धनात्मक। तो ये मृदा कोलाइड में कौन से प्रकार के आवेश होंगे? ऋणात्मक आवेश। कौन सा चार्जेस पाया जाएगा? निगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तरीकों से पूछा जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या है? अब यहां दिया हुआ है K2SO4, K2SO4। हम इसे जानते हैं कि यह है पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। KCl, ठीक है, KCl यही है आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। KNO3 ये क्या है? पोटेशियम, बोलो, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है? चौथा पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड।
ये क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसमें OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अपना सही आंसर क्या आएगा? KCl, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? किसान खाद। ठीक है, किसान खाद। किसान खाद यहां दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, यह गलत है। अमोनियम सल्फेट, इसमें अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21 और सल्फर की मात्रा होती है 24। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसे किसान खाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान खाद कहा जाता है, जिसे माना जाता है 21 से 26%। ठीक है, इसे इसलिए माना जाता है किसान खाद क्योंकि इसका जितना ज्यादा आप भूमि में अगर प्रयोग भी करते हो तो भूमि अम्लीय नहीं होती और एक प्रकार से क्षारीय नहीं होती है। ठीक है, ये किसी भी बहुत यह सहायता मृदा के लिए बहुत ही सहायक प्रकार का उर्वरक होता है, इसलिए इसे किसान खाद कहा जाता है। ठीक है, अगर किसान खाद के अलावा अगर क्वेश्चन बदल दे, किसान का मित्र वाला खाद कौन सा है या उर्वरक है, तो आपको क्या करना है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, सभी को आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिरका। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमें अम्ल बताना है कि किस प्रकार का अम्ल हमें सिरका में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ है टार्टरिक अम्ल। तो हमने यह जाना है कि साइट्रस वाली जितनी भी वेराइटियां होती है, इमली, नींबू, संतरा, इनमें यह अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं नींबू, नींबू या इमली। ठीक है, साइट्रस प्रजातियों में सबसे ज्यादा यह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हम देख ले दूध दही वाले में, दूध, दही, पनीर, अगर इनमें कोई अम्ल पाया जाता है पूछा तो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अब तीसरा है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक ही अम्ल में क्या पाया जाता है? तो सिरका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिरका। और कितने परसेंटेज होता है? तो 6 से 8%। ठीक है, अब यह साइट्रिक अम्ल नाम से स्पष्ट है कि साइट्रिक वाली प्रजातियों में भी यह अम्ल पाया जाता है। इससे अब आगे बढ़ेंगे, इसका सही आंसर देख लिया ना आपने, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब आगे देखते हैं डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, मतलब डीएनए का जो हेक्सेल मॉडल जो दिया था, ये किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? तो पहला है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, इन्हीं ने ही क्या दिया था? डबल एक्सेल मॉडल। ठीक है, यही जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है और यह नाइट्रोजनिक बंधों के कारण यह आपस में जुड़ी हुई होती है। इसी में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन वाली सभी संरचनाएं जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ है चार्ल्स डार्विन और लैंडमार्क, यहाँ दिया हुआ रॉबर्ट हुक, एंटिनो, ग्रेगन मेंडल और थॉमसन मॉर्गन। ठीक है, तो यहाँ रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोग जानते ही हो। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को देखा था। इसको देखा था? कोशिका को। तो एक क्वेश्चन अपना ये भी बनता है कि कोशिका कब देखी गई थी, किस सन में देखी गई थी? तो 1665 में। ठीक है, किसके माध्यम से देखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के माध्यम से। ठीक है, एंटिनो वैन लेगहॉफ जो ये वैज्ञानिक है, यह इन्होंने सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है। ठीक है, किसके पिता कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी के पिता। ठीक है, क्यों कहा जाता है? इन्होंने प्रोटोजोआ, इन्होंने क्या किया था? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन्हें खोजा था। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को खोजा था। अब यहाँ है ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकता के पिता, अनुवांशिकी जिन्होंने दिए थे। थॉमसन मार्ग, ये इन्होंने दिया था जो फल मक्खी होती है। कौन सी मक्खी? फल मक्खी, फलों में पाई जाने वाली मक्खी, इनकी अनुवांशिकता को बनाया था या अनुवांशिकी को खोजा था। ठीक है, किसने? थॉमस मॉर्गन ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स वाटसन और क्रिक। क्या होगा? जेम्स वाटसन और क्रिक। कब किया था? तो 1853 में। कब किया था? तो 1853 में। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा हार्मोन है
जो फलों की प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायता करता है, फलों को पकाने के रूप में क्या करता है, वह सहायता करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, दिखाई दे रहा है आप सभी को? ठीक है, तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला जैसे आप लोगों ने आम के फल देखा होगा और भी फल देखा होगा, जो कि फल क्या होते हैं कि पक जाते हैं। फल क्या होते हैं, पकते हैं। तो किसकी वजह से पकते हैं? ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है प्राकृतिक रूप। तो पहला है जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, जिसे कहा जाता है पादप वृद्धि हार्मोन। क्या कहा जाता है? पादप वृद्धि हार्मोन। अगर पूछा जाए कि पादपों में पाया जाने वाला पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन है। ठीक है, दूसरा है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। तो ये पादप विकास और वृद्धि में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। ये एथिलीन ही हार्मोन ऐसा है जो फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। पकाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और जब पतझड़ वाला जब मौसम आता है, जब पत्तियां नीचे गिरने लगती है, तब भी यह पत्तियों को नीचे गिराने में सहायता प्रदान करता है। और ये वृद्धि एक तरीके से विरोध भी करता है। विरोध मतलब पौधों की वृद्धि को एक तरीके से नियंत्रण रखने के लिए यह एथिलीन हार्मोन्स का भी प्रयोग किया जाता है। अब है साइटोकाइनिन। लास्ट क्या दिया है? साइटोकाइनिन। यह जो इनकी कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका विभाजन में क्या प्रदान करते हैं? यह सहायता प्रदान करता है। तो कौन करता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अपना इसमें सही आंसर क्या आएगा? एथिलीन। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सहायता करता है? कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो एथिलीन। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है? ठीक है, जाइलम होगी नहीं, क्योंकि यह एक तरीके से जल परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, ये जो ट्रेक्टिडस है, यह जाइलम के अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, किसके अंदर पाई जाती है? जाइलम के अंदर। दूसरी है पैरेन्काइमा। यह भी लंबी कोशिका मानी जाती है, लेकिन जो रेमी के फाइबर जो कोशिका है, इससे कम लंबी होती है। ठीक है, तो सबसे सही आंसर क्या होगा अपना? बोहेमेरिया निवेआ रेमी। ठीक है, ये जो रेमी से इसको याद रखिएगा आप लोग, रेमी जो एक शब्द है, इससे हम लोग जान पाएंगे कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ठीक है, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प के बारे में देख रहे हैं। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है वल्फिया। ठीक है, और सबसे बड़ा फूल क्या है? रेफ्लेसिया। ठीक है, क्यों? ये संसार की बात की जा रही है, ना ही भारत के बारे में पूछा गया, ना ही मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया। अगर संसार वाले केस में पूछा जाए, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं डीएनए के दोनों लड़ियां एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? दोनों लड़ियां मतलब यहां पर यह हेक्सेल मॉडलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों लड़ियां किस माध्यमों से जुड़ी हुई रहती है, यह बताना है कि किस प्रकार के वह बंधों के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। आयनिक बंध, यह एक प्रकार का प्रबल बंध है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रबल बंध नहीं पाया जाता। दूसरा है हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध, इसमें डबल एक्सेल मॉडल में एक दूसरी कड़ियों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ तीसरा दिया हुआ है पेप्टाइड बंध। यह बंध प्रोटीन निर्माण में, इसमें प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो धात्विक बंध है, ये धातुओं में पाया जाने वाला बंध, मतलब धातु सोना चांदी, ठीक है, हीरा मोती, जो भी इस प्रकार की धातुएं पाई जाती है, उनमें अगर जुड़ा हुआ संबंध या बंध बनाने का वक्त, ये कहलाता है धात्विक बंध। तो अपना सबसे सही आंसर क्या होगा?
हाइड्रोजन बंद। क्या होगा? हाइड्रोजन बंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां दिया हुआ है अनुवांशिकी कूट की खोज के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा खुराना मार्शल और रॉबर्ट डाली। ठीक है, खुराना मार्शल और रॉबर्ट डाली, जिन्हें फिजियोलॉजी, इसमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन एवं मेडिसिन के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 में। ठीक है, फिर जेम्स और वाटसन का फिर से नाम आया, तो हम इनके बारे में भी जान लेंगे। जेम्स और वाटसन जो है, ठीक है, जेम्स वाटसन और क्रिक है, इन्हें डीएनए के एक्सेल मॉडल के कारण इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1962 में। ठीक है, ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे, क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का सेशन। ये हमारा पहला वीडियो था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हम इसी तरह जो है अभी पीएटी की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों की श्रृंखला जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।